केमिस्ट्री का जो लास्ट पार्ट जो था, जो हम लोगों ने किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, आयनिक बॉन्ड्स का, वो करने वाले रिवाइज। उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज जो थी वो करेंगे, एंड देन वील स्विच ऑन टू फिजिक्स। फिजिक्स में वील स्टार्ट विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं रिफ्रैक्शन क्या होता है नहीं बताने वाला हूँ, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल तो समझेंगे, और उसके बाद में लेंस का मैं डायग्राम्स नहीं बताने वाला हूँ। मैं डायरेक्टली लेंस के लिए आपको साइन एंड कन्वेंशन वगैरह समझाने के बाद में डायरेक्टली थोड़ा सा उसका न्यूमेरिकल का एक दो फील दूंगा मैं आप लोगों को, एंड देन पावर के भी न्यूमेरिकल, ठीक है ना। नहीं बेटा उतना टाइम नहीं है, वो बेसिक है चीज़ें। चलो अब ओए यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आयनिक बॉन्ड्स का मतलब समझते हैं। आयनिक बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस यानी इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को देता है, एक या एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो। ये इसीलिए करता है क्योंकि हर एक मेटल या नॉन मेटल की इच्छा ये होती है उसके बैलेंस शेल, बैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे या कंप्लीटली फिल्ड रहे, बेसिकली मैंने बोलना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों को इलेक्ट्रॉन्स किसमें कितने होते हैं वो ही नहीं पता है, तो 20 अपने एलिमेंट्स पहले जो है पीरियोडिक टेबल का एक होता है जो तुमको अभी नहीं रहा ये चैप्टर, ठीक है। तो पहले 20 जो है एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनके मैं नाम लिख रहा हूँ। जिन लोगों को कॉपी करना है वो नाम फटाफट आप मेरे साथ कर सकते हो वो लोग, ठीक है ना। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जो इनका एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली उनमें रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बोर्स एंड ब्यूरीज के जो लॉस थे लास्ट ईयर नहीं पता कोई बात है उस पर नहीं जा रहा हूँ। सिंपल से याद रखो 288, क्या याद रखो हम लोग 288 का मतलब क्या, पहले शेल में मैक्सिमम 2, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8, तीसरे शेल में भी मैक्सिमम 8, ठीक है। वैसे तीसरे शेल में ज़्यादा कम वो छोड़ो जान दो। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में एक ही आया, कोई बात नहीं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही आया। लिथियम में 3 थे तो पहले 2 आया फिर 1 आया, फिर वैसे 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, यहाँ तक बढ़िया है। फिर अब 8 भर चुका है, अब जैसे 11 हुआ तो 2 8 1 2 8 2 2 8 3 अब देखो ये 2 8 8 हो गए हैं। अब जैसे वो भी भर गया तो वापस से चौथा शेल लेके आया मैं, यहाँ तक है, ठीक है कोई इशू। आप लोगों को पता हो चाहे 13th वाले को एल्यूमिनियम बोलते हैं, ठीक है, 20th वाले को कैल्शियम बोलते हैं, ऐसा कुछ भी आ सकता है आप लोगों को। अब सुनो, इन लोगों का कॉन्फ़िगरेशन देख के हाइड्रोजन को एक बार इग्नोर कर लो, डायरेक्टली मैं लिथियम पे आ रहा हूँ। लिथियम के में 2 ऑप्शन थे, या तो एक लूज करना या 7 गेन करना। तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, एक लूज करेगा वो, ठीक है ना, तो उसके लिए वो ईजी हो जाएगा। अगर लूज करता है एक कहते एलिमेंट तो वो बन जाता है मेटल। जैसे अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 6, या तो 2 गेन करना या 6 लूज करना, क्या ईजियर है, 2 गेन करना, तो ऐसा में वो क्या बन जाता है नॉन मेटल। थोड़ा सा कन्फ्यूजन कार्बन के लिए हो सकता है, सिलिकॉन के लिए हो सकता है, सर 4 गेन 4 लूज सेम होते हैं, आपको उसका भी पूछने नहीं वाले हो लोग, इसका स्ट्रेस मत उठाओ। अब देखो मैं आप लोगों को कोई तो भी एक कंपाउंड बता रहा हूँ, जैसे बोला वो नॉन मेटल होता है बेटा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिया है सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड एक्सप्लेनेशन आपको देना है। तो पहले सोडियम क्लोराइड आपको नाम में लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ नहीं है। सोडियम क्लोराइड 2 चीज़ों से बन रहा है, सोडियम एंड क्लोरीन, क्लोराइड नहीं क्लोरीन। सोडियम यानी Na हुआ, एटॉमिक नंबर 11 था, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। अब देखो ये क्या करेगा, एक लूज करेगा 7 गेन करेगा,
उसने जैसे लूज़ किया तो 2 8 बन गया, और इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज आया। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था यहाँ पे लिख दिया आप लोगों ने। क्लोरीन 17वां एलिमेंट है, तो 2 8 7 था, 7 लूज या 1 गेन, उसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो Cl माइनस हो गया है। यहाँ तक है ठीक है। अब देखो ये ऐसा था, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसा था आउटर मोस्ट शेल। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, सोडियम के पास में का जो आखिरी का 1 था वो उड़ गया तो 8 बचे, बधाई हो। इसके पास में एक और आ गया तो वो 8 हो गया आखिरी में, उसको भी बधाई हो। दोनों खुश है अपनी लाइफ में बढ़िया से। तो बेसिकली दिखने कैसे वाला है वो, Na पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 तो था, ये 8वां आया, यानी 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों के बीच में भकाभक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा और वो चिपक जाएंगे। ओवरऑल देखो यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल जो मेरा NaCl है उसमें नेट न्यूट्रल चल रहा है, कोई इशू इसके अंदर। वैसे ही अगर मैंने बोल दिया मेरा है मान लो कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मतलब होता है Ca, 20 रहता है तो 2 8 8 2, क्या होगा इसके साथ में 2 लूज करेगा, और है ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, उसका है 8वां यानी 2,6, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। यहाँ तक है ठीक है। अब देखो कैल्शियम जिसके बाद 2 थे, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 था, ये भी इधर गया ये भी इधर गया, तो क्या बन जाएगा Ca का 2 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये 2 प्लस और ये प्लस और ये E माइनस, मैं समझा नहीं क्या माइनस होना चाहिए, नहीं ना बेटा, ये प्लस ये मिला के ये हो रहा है तेरा, देखो ये 1 2 ये 2 माइनस, देखो ओवरऑल 2 पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज, नेट न्यूट्रल है, अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, काम खत्म। नेक्स्ट में भी मैंने बोल दिया सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का कैसे बनता है, सोडियम एंड ऑक्सीजन से, सोडियम मतलब 2 8 1, ऑक्सीजन मतलब 2,6, तो बन जाएगा Na प्लस O 2 माइनस, यहाँ तक है ठीक है अपना। अब देखो एक सोडियम ये ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, जैसे सोडियम ने इसको दिया सोडियम खुश हो गया, ऑक्सीजन के में 7 ही है यार, 6 या 7 नहीं, उसको 8 चाहिए, तो इसलिए एक और क्या हुआ, एक और सोडियम आया जिसे 1 इलेक्ट्रॉन था, उसने भी ये दिया, दोनों सोडियम भी खुश है ऑक्सीजन भी खुश है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, Na ये पॉजिटिव चार्ज था, पर अब ये ऐसे कितने थे तो वो यहाँ पे नंबर लिखते, कितने थे 2 थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 2 माइनस ऐसे कितने थे 1, तो 1 लिखते नहीं है, वो अपने आप अंडरस्टूड होता है। अब अगर आप टोटल चार्ज है कोई पॉजिटिव के 2 चार्जेस थे तो 2 प्लस हो चुका है, ये 2 माइनस, तो ओवरऑल अभी भी नेट न्यूट्रल है। ऐसा आप लोगों को मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड भी दे दूँ तो उसमें आपको एल्यूमिनियम का ये 3 बनेगा और 3 क्लोरीन आ जाएंगे, एक 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 देंगे, सब खुश हो जाएंगे। एक जो अच्छा वाला है थोड़ा सा मेहनत करने वाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो मैं लास्ट दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को, एल्यूमिनियम मतलब 13 मतलब 2 8 3, ऑक्सीजन मतलब 8वां मतलब 2,6, हर्षदीप ध्यान दे, ये 3 पॉजिटिव चार्ज हुआ बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिया, 2 नेगेटिव, बस सॉरी यहाँ तक ठीक है। अब देखो एक एल्यूमिनियम 3 थे, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, टकक टकक, कोई इशू, बट ऑक्सीजन खुश है, एल्यूमिनियम खुश हुआ है क्या, तो मुझे एक और ऑक्सीजन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे दिया, एल्यूमिनियम खुश हो गया, अब ऑक्सीजन हो गया अपसेट, तो एक और एल्यूमिनियम लाया अपन ने 3 के लिए, एक दिया, अब ये ऑक्सीजन खुश हो गया, तो नया ऑक्सीजन लाना पड़ा वो एल्यूमिनियम को खुश करने के लिए। अब देखो सब खुश है, तो बेसिकली एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज था, ऐसे 2 थे, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज था, ऐसे 3 थे। ओवरऑल चार्ज देखोगे तो एल्यूमिनियम पे 2 एल्यूमिनियम थे, उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज ईच पे, तो 6 पॉजिटिव चार्ज, 3 ऑक्सीजन थे ईच पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो 6 नेगेटिव चार्ज,
पॉजिटिव नेगेटिव नेट न्यूट्रल खत्म, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेटा मेरा बॉन्ड कैसे बन रहा है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गया है, ये बनता है आयनिक बॉन्ड, इसमें अपोजिट चार्जेस बन रहे हैं। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिवली चार्ज बनता है, जैसे आदित्य शाह बोला जाता है कटायन। नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं अनायन। सीधा बेटा गिर जाएगा एक दिन। हाँ यहाँ तक है, ठीक है। कटायन और अनायन समझा है आप लोगों को? हाँ मेरे साथ 2 माइनस लिखना पड़ता है, -2 नहीं लिखते हैं 99.9%, ठीक है ना। अरे मेरे साथ गलत है, राधे 2 माइनस पक्का लिखते हैं, -2 मेरे साथ गलत हो जाएगा, क्यों नहीं पता, मैंने देखा नहीं है कहीं पे भी, इसलिए मत करना। नेक्स्ट चीज़ बच्चा लोग, अब देखो एक कटायन एक अनायन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत क्रेजीली गुड रहता है, इसलिए इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बहुत हाई होते हैं। पहला पॉइंट समझा कि इनका बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई है, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट चार्ज से बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ना मुश्किल है, एंड आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो उसी कारण से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मेजरली जो आयनिक बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, बट ये केरोसिन पेट्रोल जैसी चीज़ों में जल्दी सॉल्यूबल नहीं होते, जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। और चौथा पॉइंट बेटा, ये जो आयनिक बॉन्ड्स के कंपाउंड्स है ये अगर एक्वस स्टेट में या मेल्टेड स्टेट में रहे, यानी लिक्विड स्टेट में रहे, तो ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, बट सॉलिड स्टेट में नहीं कर पाते। तो सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कर पाते हैं? कि तब इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए रहते हैं, वो लोग फ्रीली फ्लो नहीं कर पाते हैं। बट यही अगर आप एक्वस स्टेट में आ जाओ या लिक्विड स्टेट में आ जाओ तो इलेक्ट्रॉन्स ईजीली फ्लो करना शुरू कर देंगे, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाती है। BVM पक्का से तुम लोगों को कल की टेस्ट में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछने वाला है, एंड इट इज इम्पॉसिबल कि वो यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे। यहाँ तक है, ठीक है। हाँ बेटा वो कार्बन में आएंगे अपना, कार्बन बनाता है, नहीं वैसा नहीं, कार्बन बनाता है। अब सुन, वैसे ही है मेटल मेटल तो बनता है, नॉन मेटल बनाता है, बट वो कार्बन में देखेंगे अने ध्यान दो बेटा। अब सुनो आगे, यहाँ तक सब कुछ सिंपल था। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आ रहे हैं। सबसे पहले देखो रिफ्रैक्शन क्या आता है, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए तो बेंडिंग था। रेयर टू डेंसर जा रहे हो मतलब ज़्यादा से कम स्पीड वाले में जा रहे हो तो टूवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर तो फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो अब बात यहाँ पे आके अटक जाती थी कि सर हमें ये तो समझ में आ रहा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे बेंडिंग हो रही है, बट कब कितनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, मतलब किसमें कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है बेंडिंग करने का, वो कंपेयर अगर मुझे करना है तो देखो अगर मैं बोलूँ एक में A से B में गई तो 30 डिग्रीज बेंडिंग हुआ फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। एक में X से लेके Y में गया तो 25 डिग्री बेंडिंग हुआ, तो इसका मतलब क्या ये हुआ क्या कि Y ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, B ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो नहीं आप B और Y को कंपेयर नहीं कर सकते हो। ये और ये अगर सेम लोगे तो आप कंपेयर कर पाओगे। तो वो समझने के लिए अगर मान लो A से जब मैं B में गया तो 30 डिग्री बेंडिंग है, और A से अगर मैं X में गया तो 21 डिग्री बेंडिंग है फॉर एग्जांपल, तो अब कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा बेंडिंग में? B, क्योंकि मैं कंपेयर विद द सेम पर्सन कर रहा था, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक ध्यान रखना आप लोग। तो हम लोगों ने ना ऐसे ही कंपेयर कर करके विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, वो A कुछ तो भी होगा, सब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, कॉल इट B और कॉल इट X और कॉल इट एनी अदर मटेरियल, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें जब लाइट आई थी तो कितना बेंडिंग कर पा रहा था, ठीक है। अब देखो अपने लिए सबसे ईजीएस्ट मटेरियल क्या कंपेयर करने के लिए, तो एयर या वैक्यूम, क्योंकि ईजिली फोकट में पूरे गाँव में अवेलेबल है, ठीक है। तो उससे अपन ने एक एक का कंपेरिजन किया है। अगर आप सिंपल कोई भी दो मटेरियल्स में कंपेयर करते हो तो इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम कंपेयर करते हो तो इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर देखो अभी मैंने आपको ये ज़रूर बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, बट अब उसे कैलकुलेट कैसे किया गया है। तो देखो सबसे पहले अपन लोग आते हैं स्नेल्स, दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ जो था स्नेल्स लॉ। पहला लॉ आप लोगों को पता है, स्नेल्स लॉ क्या बोलता था, अगर लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है जो बेंडिंग से, अच्छा हाँ जब जाती है
तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ हो रहा था, ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये एंगल का साइन याद है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन 30 0 45 60 90, तो उसके सिवाय भी बहुत एंगल्स होते हैं, 0 से लेकर 90 में जितने भी एंगल सबका साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक निकलता है। आपके मैथमेटिक्स में आपको स्टैंडर्ड एंगल्स 0 30 45 60 90 की वैल्यू बताइए, बट 22.6 की भी होती है, अपने को नहीं है, छोड़ो इंटरनेट पर देख लेंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर जो आएगा, ये रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो फॉर एग्जांपल ये मान लो मीडियम ए था, ये मीडियम बी था, मैं आई को चेंज करूंगा तो आर भी चेंज होगा, बट साइन आई बाय साइन आर का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर ये 30 है तो मे बी ये 22 रहेगा, तो साइन 30 अपॉन साइन 22 की वैल्यू जो है वही, अगर ये 45 हो तो ये मे बी 36 हो जाएगा, तो साइन 45 अपॉन साइन 36 की वैल्यू भी वही रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम यानी ए और बी, एंड फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। गिवन कलर ऑफ लाइट के बारे में अपना ह्यूमन आई में जस्ट शुरू होने ही वाला है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि अलग अलग कलर्स जो है लाइट के वो अलग अलग बेंडिंग करते हैं। तो अभी मान लो मैं पिंक कलर की बात कर रहा था, ऐसा एग्जिस्ट भी करता है, छोड़ दो, बट पिंक कलर की लाइट थी तो मैं पिंक कलर के इसमें कंपेयर करूंगा ए और बी में, तो साइन आई बाय साइन आर हमेशा सेम आने वाला है। बट एक बार पिंक एक बार ग्रीन के तो नहीं, या फिर पिंक ही कर रहा हूँ एक बार ए से बी और एक बार ए से एक्स, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है हार्दिक, हाँ ये समझा आप लोगों को। सर ये क्यों बताया आपने, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू जो है ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझा आप लोगों को। तो आप लोगों को जो मैं बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं वो तो ठीक है, कैसे निकालना है उसका तरीका नंबर 1 बता दिया, जो बहुत बकवास है, ठीक है ना। ये तरीके से आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आएगा अनलेस वो स्टैंडर्ड एंगल्स दे दे कि आप लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस था 45 डिग्रीज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था 30 डिग्रीज, अब मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो आप बोलोगे साइन 45 अपॉन साइन 30, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, आंसर हो जाएगा 2/√2, रैशनलाइज करने पर √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा √2। एक और चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है n से, तो n इज इक्वल्स टू √2 हो जाएगा। जैसे आप लोग टाइम को t से, एक्सेलरेशन को a से, वेलोसिटी को v से करते थे, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को v से किया जाता है, सॉरी माय बात, n से किया जाता है। और दूसरी बात, इसका कोई यूनिट नहीं होता, जैसे टाइम का सेकेंड था ऐसा यूनिट, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड था, ऐसे कुछ कुछ जो थे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई SI यूनिट नहीं होता है, रादर देयर इज नो यूनिट, यू जस्ट हैव टू राइट इट √2, खत्म। यहाँ तक है ठीक है। अगर मान ले मैंने यहाँ पे पिंक कलर रखा होता तो मे बी इतना बेंड होता, इसी की जगह पे मैंने अगर ब्लैक कलर रखा है तो शायद से थोड़ा ज़्यादा बेंड हो, मैंने अगर ग्रीन कलर की लाया है लाइट तो थोड़ा कुछ और बेंड हो। ये चीज़ तो ह्यूमन आई में देखने वाला है, अलग अलग कलर ऑफ लाइट अलग अलग क्वांटिटी से बेंड होना शुरू होती है। भाई लोग यहाँ तक है बढ़िया है अपनी लाइफ। हाँ अब सुनो, ये तरीका तो बकवास था मैंने बता दिया, इसके बाद पूछ लिया तो पूछ लिया वाला क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया तरीका होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करना, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ ना, ये मान लो कुछ x मीडियम है, ये y मीडियम है, ठीक है। तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं किसका निकाल रहा हूँ, तो y का निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जहाँ से आ रही है वो नहीं, जहाँ पे आप कितना बेंड कर पा रही है, x बेंड कर रही है, y बेंड कर रही है, y, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हो बच्चा लोग, y का। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, यानी y कितना बेंड कर पा रही है जब उसमें लाइट x आई थी, इसे लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये समझा आप लोगों को। देखो आपकी लाइट कहाँ पे बेंड होना शुरू हुई भोयर, y में, मतलब आपका बेंडिंग कौन कर रहा था, y, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y का निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, समझे थी। तो उसे ऐसा लिखा जाए n/x, बट स्पीड ऑफ लाइट कैसे लिखी जाती है, स्पीड ऑफ, अरे स्पीड ऑफ फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, कहाँ से आई है अपॉन कहाँ पे जाएगी, ठीक है ना, पक्का। तो ये फॉर्मूला बन गया है। अगर मान लो मैंने डायग्राम ऐसा बनाया है, थोड़ा ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बनाया है, ये है A, ये है B मीडियम मेरा। पहले तो आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हो अभी सर, अब आप A का निकाल रहे हो। देखो 99% जान पूछो डायग्राम में ब्लू वाला देते हैं, अपने को ये ब्लैक वाला देखने आ रही है, दे देते हैं ब्लू वाला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A किसके रिस्पेक्ट में, फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
वी बी अपॉन वी ए, कहाँ से आई है अपॉन कहाँ पे जा रही है, यहाँ तक है, ठीक है। आप लोग देखोगे तो वो मीटर पर सेकंड में ऊपर आंसर आएगा, नीचे भी मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, और मीटर पर सेकंड कट रहे हैं, इसलिए वो एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं है। बढ़िया है, यहाँ तक है। अब सुनो, तुम लोगों का रेयरेस्ट मीडियम कौन सा था? एयर। बेटा रेयर मतलब कॉमन रेयर नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो रेयर या वैक्यूम, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10⁸। अब अगर मान लो मैंने आपको बताया था, मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालता हूँ, मैं विद रिस्पेक्ट टू एयर बोलूँ या वैक्यूम बोलूँ, सेम रहेगा अभी के लिए, उसके रिस्पेक्ट में निकालता हूँ मैं। तो अगर ये एयर था, ये मान लो कोई भी मीडियम है एक्स, वैसे ऑब्वियसली टूवर्ड्स नॉर्मली बेंड होने वाली है, तो मैंने क्या लिखना चाहिए था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। पर ये एयर वेयर लिखा नहीं भी जाए या वैक्यूम लिखा भी नहीं, जैसे एन एक्स लिखा जाए, तो समझ लेना आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से आई है अपॉन कहाँ पे जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? 3 × 10⁸। अब अगर मैं इसकी वैल्यू दे दूँ तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, या फिर इसकी वैल्यू दे दूँ तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। किस्सा ख़त्म? हाँ, यस। नहीं, स्पीड सेम रहेगी। बेटा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी दो रैंडम मीडियम, मतलब मान लो ग्लास से लेके आप वाटर में गए तो वाली बात हो जाती है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा से कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू एयर / वैक्यूम होता है, ठीक है, यहाँ तक है। तो तुमको जो बेसिक न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, वो इससे हो जाते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला से। एक सेट ऑफ न्यूमेरिकल सेंटर पॉइंट तुम्हारे इसमें पक्का से पूछा जाता है, BVM हाईली लाइकली, आई एम नॉट डिनाइंग कुछ भी इसका। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए NAB की वैल्यू है कुछ 5/7, NAC की वैल्यू है 2/3। तो मैंने सब कराया हुआ है, रिविजन इसको ही बोलते बेटा कि मेरा कराया हुआ को मैं आगे करा रहा हूँ। अब आपको कुछ भी पूछ ले, देखो अगर NAB 5/7 है, पहली बात N कहते BA क्या हो जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल 7/5। सर NAC 2/3 अगर है तो NCA क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 3/2। वो तो मैंने ऐसे ही MCQ के लिए बता दिया आप लोगों को, ठीक है। बट अब सुनो, अगर मैं आप लोगों को अब पूछ लूँ NAC या NCA की वैल्यू बता दो, ठीक है, तो अब सुनो तो NAC की, सॉरी NAC नहीं, सॉरी NBC की, ठीक है। अब सुनो प्लीज़, कुछ ना रटो मत, कई बार ना बताया था कि ऐसे फॉर्मेट में लाओ, डिवाइड करो, बेटा ऐसा कुछ मत करो, बहुत सिंपल है। NBC का मतलब क्या होता है? VC अपॉन VB होता है, ये सबको पता है, आना ध्यान दे बच्चा। अब देखो ये NAB का मतलब क्या होता है? VB अपॉन VA, जो कि 5/7 दी गई है। NAC का मतलब क्या होता है? VC अपॉन VA, जो 2/3 दी गई है। मुझे VC की वैल्यू चाहिए थी, क्या मैं यहाँ से VC की वैल्यू निकाल सकता हूँ? 2VA/3। मेरे को NB की वैल्यू चाहिए थी, क्या मैं यहाँ से वैसे VB की वैल्यू, क्या मैं यहाँ से VB की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं? तो VB इज़ 5VA/7। अब बेटा मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, VC की वैल्यू जो दी थी वो ले लिया 2VA/3, VB की वैल्यू जो मुझे पता थी 5VA/7, ये कटा, सैंडविच रूल लगाऊंगा मैं अगर, तो कुछ तो 14/15 टाइप आ रही है। ये समझा है? देख, तेरे को ये दिया गया था, ये पूछा गया था, इसका फॉर्मूला ये होता है, इससे तू ये बोल सकता है कि देख ले एक बार के लिए, तो अगर वो A की रिस्पेक्ट में नहीं है तो फिर सीधा 5/2 नहीं हो सकता। कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग है ना बच्चा यहाँ के। सुन, माई मार्क्स टू योर मार्क्स का रेशियो इज 2:3 एंड योर मार्क्स का अदनान से रेशियो इज 3:5 अगर मान जाए तो ठीक है। तेरा 3 का 3 दोनों जगह पे आ रहा है। देख यहाँ पे एन में तुझे कैसे एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे VA की वैल्यू 7 हो रही है, यहाँ पे VA की वैल्यू 3 हो रही है, तो अलग अलग हो रहा है। जब मैंने जो एग्जाम्पल देखो दिया है तो तेरा दोनों का 3 तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर लूँ, बट अगर अलग अलग है, मैंने बोला माई इज टू योर्स इज 2:3, योर्स इज टू अदनान इज 7:11, तो अपना तेरी वैल्यू कभी 3 हो रही है कभी 7 हो रही है, तो यू आर नॉट कॉन्स्टेंट, तेरे को पहले कॉन्स्टेंट करना पड़ता है समय पे। सर आपने खाली इसमें ऐसे लिखा था, खाली मल्टीप्लाई कर देता है, इससे निकाल
या वैसे कर, मैंने कोई वो याद नहीं, एलसीएम लगा के मल्टीप्लाई नहीं बोला, मैंने को लगता है मैंने वो तूने खुद से किया, वैसा तरीका मैंने कभी बोला ही नहीं। मे बी, आई डोंट नो। ये समझा आप लोगों को क्या हुआ है? आई एम नॉट ट्राइंग टू इक्वेट वी एज ओवर हियर, आई कुड हैव डन दैट। ये इंटू थ्री करके 15/21, यहाँ पे इंटू 7 करके 14/21। फिर इसका मतलब ये हो गया वी बी की वैल्यू हो गई 15, वी सी की वैल्यू हो गई 14। फिर आप लोगों को अगर जो भी है ना वो आप कर सकते थे, आपको वैसे करना है वैसे कर लो, बट आई वुड रादर सजेस्ट जो अभी बताया उस तरीके से बेटर रहता है, ठीक है ना? हाँ लखानी बोल बेटा। नहीं, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ ध्यान दो, प्लीज़ ध्यान दो। ये क्वेश्चन तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को एक रैंडम से ऐसा आ सकता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स इज मे बी 3, कुछ रैंडम सिंपलर डेटा ले रहा हूँ, एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई इज 4। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो नो स्पीड के टर्म से एन एक्स वाई क्या था? वी वाई अपॉन वी एक्स था, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में वो एन एक्स अपॉन एन वाई रहेगा। मतलब क्या है? एन ए बी की वैल्यू वी बी अपॉन वी ए तो हम बचपन से जानते हैं, बट एक और बता रहा हूँ तुम्हें, एन ए अपॉन एन बी भी होती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, अगर एन ए की वैल्यू है 4/3, एन बी की वैल्यू है 1/2, तो एन ए बी की वैल्यू कितनी होगी? तो एन ए बाई एन बी 4/3 अपॉन 1/2 विच विल बी 8/3 हो जाएगी। एन ए और अगर देखो एन ऑफ ए और एन ऑफ बी पता है तो यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज़ सुनो प्लीज़, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या से समझा लो, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सोचना उस चीज़ को। अगर मेरा एब्सोल्यूट या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये है लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, बेंडिंग विल बी टूवर्ड्स नॉर्मल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 है तो फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू 1 है तो देयर विल बी नो बेंडिंग, जैसी आई है बेसिकली भकाभक निकल जाएगी। यहाँ तक है, ठीक है। ये चीज़ नहीं डाली शायद से, मुझे पता नहीं है। यहाँ तक है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 मतलब क्या? बेंडिंग विल बी टूवर्ड्स नॉर्मल। लेस देन 1 मतलब क्या? अवे फ्रॉम नॉर्मल। एंड अगर इक्वल टू 1 नो बेंडिंग। तो तुम सोचो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहने वाली है, क्योंकि रेयरेस्ट मीडियम है वो, तो रेयर से डेंसर में ही आने वाला है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? चलो, ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में होता है ख़त्म। राहुल द्रविड़ तमिलनाडु, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, RDTN, ठीक है ना? ओए कार्य शांत। अब सुनो, यहाँ पे मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट होता है ख़त्म। अब मैं तुम लोगों को एक बार के लिए साइन एंड कन्वेंशन फिर से समझा रहा हूँ। तुम विद रिस्पेक्ट टू मिरर सोचो, उसे विद रिस्पेक्ट टू लेंस सोचो, तुम्हारे ऊपर है। अब BVM वाले चाहे तो अभी के लिए सिर्फ लेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं सोच के कि तुम्हारा लेंस का आने वाला है, बट मिड टर्म में पूरा रहेगा और फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों को पूरा ही रहने वाला है। हाँ नहीं ठीक, ये कर लेते बच्चे एक बार का, तेरा बोलना सही है, वो कनेक्टेड नहीं है, बट ठीक है ये कर ले पहले। अब सुनो, पहले कन्फ्यूजन जो कल कनुल ने भी पूछा था मेरे को, तो कॉन्केव लेंस कैसा है, ऐसा वाला कि ऐसा वाला, वो झाड़ वाला कि पता नहीं क्या वैसा वाला। तो देख लो, ये ध्यान रख लो, कॉन्केव लेंस ये ऐसा रहता है, ये कॉन्वेक्स लेंस रहता है। डू नॉट गेट कन्फ्यूज इन टू दिस फर्स्टली। अब देखो एक चीज़ जैसे मैं आप लोगों को रटने के लिए बोल, कोई सर बोला क्या? हाँ वो ये बनाते ना इसका ले डायग्राम, तो किसका कितना सेंटीमीटर है? देखो अभी, अब प्लीज़ आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस से फोकल लेंथ रट लो प्लीज़, बचाओ कुछ नहीं रटना है। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव। मिरर का भी ये रहता है, कॉन्केव मिरर का नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव, ठीक है ना? वो अब वो लॉजिक छोड़ो अभी का, वो छोड़ दो। जिनको समझता है उनको समझता है, उनको नहीं समझता है तो वो स्ट्रेस में छोड़ो उसका। अब देखो, मेरा यहाँ पे कोई तो भी मिरर या लेंस रखा हुआ है, आई डोंट नो, बस मुझे ये ज़रूर पता है कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। कितना भी दूर रहे लेफ्ट साइड से, बिल्कुल चिपका हुआ हो या 1 किलोमीटर दूर हो, लेफ्ट साइड में है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम U से डिनोट करते हैं,
बेटा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इसका ये वाला पॉइंट। तो आपको लेफ्ट साइड में जाना पड़ रहा है मेजरमेंट के लिए, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। अब अगर मेरा इमेज राइट साइड में बन रहा है, बेटा राइट साइड में ऐसा बन रहा हो या ऐसा बन रहा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसका v क्या हो जाएगा बेटा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक है, ठीक है। बट अगर मेरा v यहाँ बन रहा हो या यहाँ बन रहा हो, तो v क्या हो जाएगा मेरा निगेटिव, ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर इमेज बना तो नेगेटिव, राइट साइड बना तो पॉजिटिव। इसी भाई अगर मेरा इमेज ऊपर बन रहा है तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, तो h डैश हो जाएगी पॉजिटिव। और अगर इमेज मेरे नीचे बन रहा है तो h डैश क्या हो जाएगी नेगेटिव। देखो h डैश इज नॉट कंसर्न विद लेफ्ट राइट, h डैश इज कंसर्न विद अप एंड डाउन। मतलब इरेक्ट इमेज का हाइट पॉजिटिव, इन्वर्टेड का, ठीक है, यहाँ तक के कोई इश्यूज। ऑब्जेक्ट का साइज था वो तो हमेशा इरेक्ट रहता है ऑब्जेक्ट, तो उसका साइज हमेशा पॉजिटिव। तो इसका u हमेशा नेगेटिव और h हमेशा पॉजिटिव। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आता है ना, जब बच्चे लोगों को वर्चुअल कहाँ पे बनता है वो क्लिक नहीं होता। बेटा मैं आपको जेन्युइनली सजेस्ट करूँगा, रटो मत उस चीज़ को, लॉजिक समझो। मिरर जहाँ पे लाइट घुस ही नहीं पा रही रिफ्लेक्शन के अंदर, तो क्या वहाँ पे तुम रियल इमेज बना पाओगे क्या? वहाँ पे रेज एक्चुअली मीट ही नहीं होगी। ये एक रे आई कैसी तो भी गई, ये दूसरी रे आई कैसी तो भी गई। क्या मेरा रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट अंदर घुस पाई क्या राइट साइड में? नहीं। तो वहाँ पे एक्चुअल में मीट हो सकती है क्या? नहीं। रिफ्लेक्शन के बाद में जहाँ घुसी ही नहीं वहाँ पे मीट कैसे होगी? तो राइट साइड में घुसी ही नहीं तो हमें मीट नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे बनता है मिरर में वर्चुअल इमेज, और लेफ्ट साइड में क्या बनता है? रियल। वैसे अब मैं अगर लेंस की बात करूँ, रिफ्रैक्शन के बाद में अगर वो राइट साइड में जा रही है तो कभी ना कभी तो मिलेगी ना वो। तो इसलिए रिफ्रैक्शन में राइट साइड में बन जाता है रियल, जहाँ पे जा ही नहीं पा रही है रिफ्रैक्शन के बाद में, लेफ्ट साइड में गई क्या रिफ्रैक्शन के बाद में? नहीं। तो वहाँ पे बन जाता है वर्चुअल, ठीक है। अब देखो ये पूरी कहानी सुनाने का बेसिक मकसद ये था, मैग्निफिकेशन के समय आप लोगों को जरूरत पड़ जाती है कई बार। बेटा मैग्निफिकेशन दो चीज़ों से बनता है, एक चीज़ हो जाती है उसकी साइन, दूसरा होता है नंबर। ये सेम चीज़ आप लोग मिरर में भी लगा सकते हो। बेटा साइन अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखते हैं। पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है नेचर, अगर नेगेटिव है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है नेचर। अगर नंबर के बारे में बात करूं तो ग्रेटर दैन 1, इक्वल टू 1 और एक है लेस दैन 1। ग्रेटर दैन 1 है तो एनलार्ज्ड, इक्वल टू 1 है तो, और लेस दैन 1 है तो किसी को इशू इस चीज़ के अंदर। तो अगर मैग्निफिकेशन में बोल दूँ -2.5 है तो माइनस को अलग देखना, 2.5 को अलग देखना। माइनस मतलब हो गया है रियल एंड इन्वर्टेड, 2.5 का मतलब हो गया है एनलार्ज। यहाँ तक है सब कुछ ठीक है अपने लाइफ में, पक्का। अब सुनो, मेरे लेंस का फॉर्मूला होता था 1/f इज 1/v माइनस 1/u, प्लस नहीं। मैग्निफिकेशन जो कि यस h'/h होता था, मैग्निफिकेशन एक और होता है प्लस v/u। यहाँ तक है ठीक है। फिर अगर u खुद नेगेटिव है जो रहेगा ही -2, तो ये u की जगह पे -2 लिखना। ये मत सोचना अरे वाह यहाँ पे माइनस आ गया तो 2 ही लिखता हूँ, नहीं, वैसे यहाँ पे भी -2 लिखना पड़ेगा आप लोग को। ये सब चीज़ें ठीक है। अब सुनो, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। अगर उसने क्लियरली बोला है दैट इमेज, मैं लेंस से मिरर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, दैट द इमेज वॉज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब इमेज कैसी है? ये चोपलिया रियल है। अगर आपको क्लियरली बोला गया दैट इमेज वॉज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब वो रियल इमेज है। अगर रियल है तो आप लोगों को ये समझेगा उसका v पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अभी मैं इस लेंस की बात कर रहा हूँ, तो अगर उसने बोला है एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, उसका इमेज वॉज कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, तो बेटा इसमें रियल इमेज लेफ्ट में थी कि राइट में थी? राइट में थी। तो v आप लोगों का ये यहाँ पे कहीं हो रहा है, तो v पॉजिटिव 18 होगा। वही मिरर में होता तो लेफ्ट साइड में आता था। ये चीज़ें आप लोगों को घुमाई जाती है। बेटा यूनिट टेस्ट का नहीं पता कितना डिफिकल्ट, BVM का एटलीस्ट जब मिड टर्म का पेपर आता है तो वो प्यार से घुमाता है, ठीक है। तुम लोगों को जो तुम्हारी बुक में दिए गए हैं क्वेश्चंस, उसमें बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन भरे गए।
इसके सिवाय एक और अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चन, अगेन नॉट श्योर कल के टेस्ट में पूछे नहीं पूछे बीवीएम को, बट मिड टर्म में ऐसे पूछे जाते हैं कि इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस का रियल इमेज वॉज ऑब्टेन्ड विच वॉज 2/5 ऑफ इट्स ओन साइज। तो बेटा अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा नेगेटिव, 2/5 ऑफ इट्स साइज है तो -2/5 हो गया मैग्निफिकेशन। ये अगर कॉन्केव लेंस का बोलेगा तो इट विल नॉट इवन बॉदर टू टेल यू रियल है या वर्चुअल है। क्यों? कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता था। तो आपका अगर वाला 3/5 ऑफ इट साइज तो मैग्नीफिकेशन +3/5 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो जिनको रे डायग्राम का थोड़ा भी इशू है वो ये ध्यान रख लो, लंबी सी लाइन बनाई 0 3 6 9 12 पर पॉइंट स्पॉट किया, 0 3 6 9 12, तो ये जाएगा 2F1, ये जाएगा F1, ये रहेगा ऑप्टिकल सेंटर F2 2F2। अगर आप लोग कॉन्वेक्स बना रहे हो तो 6.1 से लेके 6.2 के बीच में कहीं रखना है, बेटर यू कीप इट बीच में। 6.2 भी चल जाएगा, 6.1 बहुत छोटा हो जाता है आप लोगों के लिए, तो 6.15 या 6.2 किया, आपका कुछ ऐसा बना, इसको डॉटेड लाइन से जोड़ लेना। ठीक है, और यही अगर मान लो आपको कॉन्केव लेंस बोल रहा है तो आप लोग 5.8 से 5.9 के बीच में रखना, तो वो कुछ यहाँ का ऐसा बनेगा, यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, इसको ऐसा जोड़ दिया और ये ऐसा बना लेना। ठीक है, रे डायग्राम बनाते समय कोई ऑब्जेक्ट वगैरह जो रखा हुआ है उसका रे ये यहाँ तक के लाना, यहाँ तक के लाके मत कर देना प्लीज़। ठीक है, रे डायग्राम में एरो वैरो मस्त बनाना, फेयर इनफ है यहाँ तक के। रे डायग्राम की प्रैक्टिस करना। कॉन्केव लेंस के अंदर हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, वैसे ही दो ही है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आप लोगों की वर्चुअल बन सकती है, अगर वर्चुअल बनी है तो एनलार्ज ही रहेगी। रियल बन सकती है, उसमें एनलार्ज सेम साइज डिमिनिश कुछ भी हो सकती है। सेम साइज कब बनती है कॉन्वेक्स लेंस में? तो बेटा जब ऑब्जेक्ट रहता है 2F1 पे, तो एक बार का इसका समझ लो आप लोग प्लीज़, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता है तो इमेज सेम साइज की 2F2 पे बनती है। यहाँ पे अगर U -10 है तो V +10 रहेगा, ठीक है ना। अगर U -10 है तो V अपने आप +10 रहेगा, और फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी इस चीज़ की, विच विल बी इक्वल्स टू 5। यहाँ से रहेगा और पॉजिटिव रहेगी। किसी को अगर ये लॉजिकली नहीं समझ आता तो मैं फॉर्मूला में भी डालोगे आंसर आ जाएगा। MCQ छाप क्वेश्चन है वैसे ये, कॉन्वेक्स है बेटा, क्योंकि कॉन्वेक्स का पॉजिटिव रहता है, तो फॉर्मूला में भी डालेंगे तेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। बता दो यहाँ तक है, ठीक है। किसी को कोई इशूज़ है इसके अंदर? पक्का? अब सुनो, इसके सिवाय एक और न्यूमेरिकल का सेट था, वो केस स्टडी बेस में आ सकता है आप लोगों को, कि 5-6 रीडिंग्स दे देते हैं, बोलते हैं पहले तो इस रीडिंग के थ्रू बताओ कौन सा आपका फोकल लेंथ है, दूसरा आपको ये बोल देता है इसमें से बताओ कौन सा एक रीडिंग गलत है, और तीसरा आप लोगों को ऐसा बोल देता है कि कुछ तो भी ऑब्जर्वेशन नंबर 2, 3, 4 कोई तो भी इसका आप रे डायग्राम बना के बता दो। तो देखो वो उसमें ना आप लोगों को एक ऐसी रीडिंग ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे U की वैल्यू जो है और V की वैल्यू जो है एग्जैक्टली सेम है, बस साइन अपोजिट है। मान लो U है -18, V है +18, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रखा, तो इमेज यहाँ बन रहा है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? +9 हो जाएगा। अब सुनो, मेरे को और ज़्यादा पता नहीं है, पर इतना पता है ऑब्जेक्ट 0 से लेके अगर 9 में कहीं पे भी रखूँगा तो इमेज बनेगा मेरा वर्चुअल, ठीक है ना। तो वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड में बनता है, तो अगर मैं बोल दूँ U है मेरा -5 और V बोल दूँ +8 हो रहा है तो पक्का गलत है। V मेरा -8 वो तो शायद से सही है, बट V +8 पक्का से गलत है। यहाँ तक सब बढ़िया चला अपने लाइफ में, ठीक है। इसके सिवा एक और MCQ क्वेश्चन, हाँ सॉरी, वो ठीक है, हाँ वो आप लोग स्केल को रिड्यूस कर सकते हो। अगर 30, 40, 50 सेंटीमीटर बोला है तो आप /5 या /10 करके वो यूनिट्स को चेंज कर सकते हो। अब सुनो, एक देखो, अब आप सुनो प्लीज़ ये चीज़, अगर आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस था, उसके इसमें मैंने मान लो कुछ दूरी पे ब्लैक स्पॉट्स बना दिए, ठीक है, और एक प्यारा सा कुत्ता लेके आया गोरा गोरा सा, ठीक है, और उसका इमेज बनाया, तो क्या वो कुत्ते का इमेज डायमेंशन बन जाएगा क्या? कि मतलब कुत्ते के इमेज के अंदर भी ब्लैक ब्लैक डॉट्स आएंगे क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मिरर पे या लेंस पे कुछ इंक गिरा हुआ है तो वो पार्ट ऑफ योर कहते इमेज पे भी इंक गिरा हुआ दिखेगा, नहीं। आप लोगों का इमेज बनेगा, ओनली जो आप लोगों का क्लैरिटी ऑफ इमेज था वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। वैसे अगर एक मिरर है, मिरर के ऊपर मैंने खूब जगह पेंट मार दिया और थोड़ा सा इमेज रखा, वो रखा हुआ है, और स्क्रीन रखा, इमेज पूरी की पूरी बनेगी आप लोगों की।
द ओनली थिंग विल बी वो इमेज का जो क्वालिटी है थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप लोगों के बुक में क्वेश्चन है, आई थिंक बुक में है या फिर कहाँ पे मुझे ध्यान नहीं है, एक सफ़ेद घोड़े को खड़ा किया, उसके सामने कॉन्वेक्स लेंस रखा, ब्लैक स्ट्रिप्स बनाए खूब सारे, ठीक है ना, ब्लैक वाइट स्ट्रिप मैंने खुला छोड़ा, ब्लैक स्ट्रिप खुला, ब्लैक स्ट्रिप खुला, ऐसा छोड़ा, तो उसका इमेज कैसा आएगा स्क्रीन पे, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट में तो पक्का से रियल इन्वर्टेड आएगा, घोड़े का आएगा कि जेब्रा का आएगा, तो घोड़े का घोड़ा ही रहेगा, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी ऑफ इमेज कम हो जाती है। यहाँ तक है, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारा पावर। पावर वैसे आप लोगों का बहुत कुछ समझ में आ जाता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f, बस ये f काय में होने चाहिए, मीटर्स में होना चाहिए। अगर यही सेंटीमीटर में हो तो 99.9% टाइम आपको न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर में ही देगा, तो वो हो जाता है 100/f, बस ये f सब सेंटीमीटर में रहता है। पावर का ऐसे में डायोप्टर होता है जिसे हम डी में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक है। इसके सिवाय अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव है, मतलब अगर मैं कॉन्केव लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा पावर नेगेटिव आएगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो पावर पॉजिटिव रहेगा। वैसे पूछना नहीं चाहिए, बट गलती से अगर उसने यूजर्स पूछ लिया कॉन्केव लेंस के, तो अब आप लिख सकते हो मायोपिया को ठीक करने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने, वहाँ पे एक और यूज़ में प्रेस बायोपिया को ठीक करने मत लिख देना, वो दोनों सेम जैसे चल रहे हैं यार, ठीक है ना। इसके सिवाय आप लोग कॉन्केव लेंस, आप लोगों का ये जो रहता है ना डोर की होल्स जो रहते हैं, इसमें आप देखते हो क्या बोलते हो उसे, स्पाई होल्स या की होल्स ही बोलते हैं उसको भी, पीप होल्स बोलते हैं, बाप रे, स्पाई होल्स वगैरह में आप लोगों का ये कहते हैं कॉन्केव लेंस यूज होता है। कॉन्वेक्स लेंस आप लोगों का माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह में यूज होता है। वैसे आपके बुक में दिया नहीं गया है जितना मुझे आइडिया है, बट येस यू शुड बी नोइंग दिस। ये पावर का तो एक बेसिक सी चीज़ हो गई, पी दे दूँ, एफ पूछ दो, एफ दे दूँ, पी पूछ ली हो जाता है। इसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल लेंसेज रखे रहते हैं, उसके आजू बाजू में पूछा जाता है ओवरऑल पावर क्या होगा। तो प्लीज़ ध्यान रखना, यू कैन नॉट ऐड फोकल लेंस बट यू कैन ऐड पावर्स। तो मान लो ऐसे 3 लेंस रखे हुए हैं आजू बाजू में, इसका पावर निकालो, इसका पावर निकालो, इसका पावर निकालो, ओवरऑल पावर विल बी इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल पावर्स, ठीक है ना। यू कैन नॉट से ओवरऑल फोकल लेंथ विल बी इंडिविजुअल सम ऑफ फोकल लेंथ, नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। अगर मुझे ओवरऑल का फोकल लेंथ पूछा गया है, इंडिविजुअल का फोकल लेंथ दिया गया है, तो पहले इंडिविजुअल का पावर निकालूंगा, उससे ओवरऑल का पावर निकालूंगा, उससे मैं ओवरऑल का फोकल लेंथ निकालूंगा, ठीक है। हो सकता है 2 कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव, तो रिजल्टेंट मेरा कॉन्वेक्स आ जाए या फिर कॉन्केव आ जाए। आई विल नॉट बी एबल टू क्लियरली स्टेट, हाँ पक्का से ये आएगा, पक्का से वो आएगा बिफोर सॉल्विंग, अनलेस आपने ओरली मेंटली भकाभक सॉल्व कर लिया है, सॉरी वो चल जाएगा 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 = 1 ओवरऑल f, बट वो यस यहाँ तक समझा है। तो दिस वॉज द बेसिक रिविजन दैट आई वॉन्टेड टू डू, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये रिविजन मेरा हुआ है। अगर आपको रिविजन करना है स्पेशल न्यूमेरिकल्स का, तो यू विल हैव टू सॉल्व। फॉर्चुनेटली योर बुक जो मैंने आपको बना के दी गई है, उसके अंदर आर गुड क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू मी इट इज मोर देन सफिशिएंटली एग्जॉस्टिव, कि उतना करोगे तब का हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल इफ यू हैव ऑलरेडी डन दैट, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन केस एंड यू वांट टू मूव अहेड। आप लोगों को मैंने ओसवाल सजेस्ट की थी खरीदने के लिए, आप उससे या फिर आप कोई और बुक से या फिर आप लोग इंटरनेट पर जाके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल नियरली रिवॉल्विंग अराउंड द सेम कंसेप्ट जस्ट विद डेटा डिफरेंट। तो प्लीज़ गाइस, आपको जितने करने का शौक आ रहा है आप उतने कर सकते हो। यहाँ तक है, ठीक है। केमिस्ट्री का वो पार्ट ठीक है, केमिस्ट्री का उसके पे हाँ एक और चीज़ बेटा, केमिस्ट्री के फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, वो चीज़ एक बार अच्छे से गो थ्रू करके ना, उस पर एक MCQ पक्का आएगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ बेटा बोलो, रटनी पड़ेगी, देखो उसका ट्रिक भी दिया रिएक्टिविटी सीरीज रटने का, उससे कर लेना।